नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। इसके पहले हम संविधान के अंतर्गत, यह संविधान का तीसरा लेक्चर है और इसके पहले हम संविधान के अंतर्गत संविधान सभा व उसके अन्य पहलू तथा भाग 1 के अंतर्गत राज्य का गठन व पुनर्गठन पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नागरिकता की। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नागरिक किसे बोला जाता है और नागरिकता का अर्थ क्या होता है। तो बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता सामान्यतः व्यक्ति और राज्य के मध्य, जब हम यहाँ राज्य की बात करते हैं तो राज्य से आशय है कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है राज्य की, जिसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल तथा राज्य से सहायता प्राप्त कोई अन्य संस्थान। तो राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की यह परिभाषा दी गई है तथा राज्य उसे भी कहते हैं जिसका निश्चित भूभाग हो, अर्थात जिसकी निश्चित सीमा हो तथा जिसका निश्चित क्षेत्रफल हो, राज्य उसको भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता से आशय है कि राज्य व व्यक्ति के मध्य अंतर संबंध और राज्य द्वारा व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, चाहे नागरिक अधिकार हो, चाहे आर्थिक अधिकार हो, जो भी अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं वो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं, उसके विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। जबकि व्यक्ति का भी यह दायित्व है कि वह राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए समस्त योगदान दे। ऐसा नहीं है कि आप राज्य से सभी अधिकारों की अपेक्षा करते हैं और आप राज्य के प्रति निष्ठावान न हो। तो आगे हम बात करते हैं। पहले देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या दिए हैं राज्य की नागरिकता के अंतर्गत। आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत भाग 2, अर्थात भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता या सिटीजनशिप की परिभाषा या उसके अनुच्छेद दिए हुए हैं। चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब संविधान लागू कब हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, जबकि बनकर कब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5, इसका आशय है कि संविधान प्रारंभ या संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब जो भारत का व्यक्ति होगा वो नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान को भारत से प्रयोजन करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता। पाकिस्तान को भारत से प्रयोजन करने वाले, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में रहने वाले जिन्होंने भारत आने का समर्थन किया, उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। जबकि अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले, अर्थात जो जैसे उत्तर प्रदेश में रहता था और उसे पता चला कि धर्म के आधार पर कोई राज्य का गठन होने वाला है। धर्म के आधार पर, जैसे कि भारत धर्म के आधार पर गठित राज्य नहीं है या देश नहीं है, जबकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर, जिसका धर्म सिर्फ मुस्लिम है, धर्म के आधार पर गठित देश है। तो धर्म के आधार पर गठित होने के कारण जो यहाँ पे निवास करते थे वो पाकिस्तान जाने का सोचे। तो उसके बाद अगर वो पाकिस्तान गए और फिर उन्हें पाकिस्तान अच्छा न लगा, उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो भारत ही था, भारत ही चलते हैं, तो वो अगर भारत आते हैं तो उनके संबंध में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 को देखते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार, अर्थात भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं उनसे संबंधित क्या प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले नागरिक को नागरिकता नहीं माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भाग 10 की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकार का बना रहना। नागरिकों का अधिकार कैसे बना रहेगा,
स्वतः समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को, अर्थात नागरिकता संबंधी समस्त कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इस संबंध में संसद ने विभिन्न कानून पारित किए। उससे पहले हम समझते हैं कि नागरिक और उसके कानूनी दर्जे के बारे में। जिसके अंतर्गत नागरिक, गैर नागरिक, गैर प्रवासी और शरणार्थी आते हैं। नागरिक उन्हें कहा जाएगा जिन्हें राज्य द्वारा समस्त मूल अधिकार प्राप्त हों तथा राज्य द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त हों। अधिकार व विशेषाधिकार दोनों प्राप्त हों, उन्हें नागरिक कहा जाएगा। गैर नागरिक उन्हें कहेंगे जो भारत का नागरिक न हो और भारत में पासपोर्ट धारक हों। पासपोर्ट लेकर जो भारत में रह रहे हों और भारत, उन्हें गैर नागरिक कहा जाएगा। जबकि गैर प्रवासी अर्थात जो कानूनी तौर से या पासपोर्ट लेकर भारत में न प्रवेश किए हो अर्थात अवैध तरीके से भारत में रह रहे हों, उन्हें गैर प्रवासी कहा जाएगा। और शरणार्थी, शरणार्थी का अर्थ है कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में ऐसे समुदाय जो वहाँ से अल्पसंख्यक होने के कारण पीड़ित हो रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाएगा। तो समझते हैं कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद ने जो कानून बनाए हैं उसके बारे में। इसके संबंध में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। इसके संबंध में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति 5 तरीके से नागरिक बन सकता है। जिसमें से पहला है जन्म से, अर्थात संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय जो भारत में जन्म लिया हो और उसके माता या पिता या दोनों कोई भी एक भारत का उस समय का नागरिक हो, वह नागरिक माना जाएगा। और दूसरा आता है मूल वंश से, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लिया हो, 26 जनवरी 1950 तक भारत के बाहर जन्म लिया हो तथा उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा आता है पंजीकरण। पंजीकरण से माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो भारत में रहना चाहता है, अर्थात वो पासपोर्ट धारक है, वो भारत में 7 वर्ष तक रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 7 वर्ष में 1 वर्ष अनिवार्य है, 1 वर्ष रहना अनिवार्य है, जबकि 6 वर्ष आप कुछ वर्षों में रह सकते हैं। उसके बाद आता है देशीकरण। जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन वो भारत में रह रहा हो तथा राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आता हो, भारत से किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो वो, तथा वह व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल इन सब देशों से संबंधित ना हो।
इन देशों से संबंधित नहीं होना चाहिए, उनको 11+1 वर्ष रहकर नागरिकता प्राप्ति हो सकती है। अर्थात 11 वर्ष तक रहना होगा, वो भी 14 वर्षों में, और 1 वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें भी 1 वर्ष अनिवार्य में भी आपको 1 महीने की छूट दी गई है, 30 दिन की छूट। और इसी से संबंधित है CAA कानून, सिटीजनशिप ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, जो कानून बना है वो देशीकरण से संबंधित है। अर्थात भारत से 3 देश CAA कानून, तीन देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से जो अवैध प्रवासी आते हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, अवैध प्रवासी जो आए हैं, और यह 2014 से पहले तक जो आए हैं, एक डेट दी गई है 2014 से पहले तक जो आए हैं 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और किस के माध्यम से? देशीकरण के माध्यम से। नागरिकता देने का अर्थ है उन्हें समस्त मौलिक अधिकार व राज्य की तरफ से अधिकार प्राप्त होंगे, और यह देशीकरण के माध्यम से दिया जाएगा। सामान्यतः देशीकरण में आपने देखा कि 12 वर्ष का समय दिया है, उसके बाद ही आप पंजीकरण के लिए नामांकन कर सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत उसे छूट दी गई है और 6+1 वर्ष ही उसके लिए रखा गया है। अर्थात 6 वर्ष तक वो भारत में रहा हो और 1 वर्ष उसके लिए अनिवार्य है। 12 वर्ष के स्थान पे उसके लिए 6 वर्ष और 1 वर्ष मतलब 7 वर्ष के लिए रखा गया है, और 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी से संबंधित विवाद था। भारतीय नागरिक रूप क्या है, इसको समझते हैं कि भारत में सबसे पहले एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता से आशय है कि राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। इसके विपरीत आपने देखा है कि USA में सामान्यतः 2 नागरिकता दी जाती है, एक राज्य की और एक देश की। भारत में एकल नागरिकता दी गई है, और यह लिया गया है UK से। और किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नागरिकता जो है भौतिक आधार पर, अर्थात नागरिकता किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी कंपनी को नहीं। व्यक्ति से आशय है जो भौतिक रूप से उपस्थित हो, और कंपनी से आशय जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हो। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो पंजीकृत हो, उसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। नागरिकता सिर्फ भौतिक व्यक्ति को दी जा सकती है, अर्थात सिंगल व्यक्ति को दी जा सकती है। संसद ने नागरिकता संबंधी अन्य कानून पारित किए हैं, जैसे कि 1955 आपने देख ही लिया है। इसके अंतर्गत संशोधन के माध्यम से 1986, 92, 2003, 2005, 2015 अर्थात 5 संशोधन किए गए हैं 1955 कानून में, 1986 में। और यह संसद का अधिकार है। आपने आर्टिकल 11 के अंतर्गत देखा कि नागरिकता संबंधी समस्त कानून संसद बनाएगा। तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में 1955 के कानून में संशोधन किया गया है।
अब नागरिकता की समाप्ति देख लेते हैं। इसके 3 आधार हैं। पहला, स्वतः परित्याग, अर्थात कोई व्यक्ति अगर स्वतः भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह यह कर सकता है और इससे उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा आता है वंचन। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात जो है, वंचन का सिद्धांत जन्म से नागरिक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी। वंचन का सिद्धांत जन्म से कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसके ऊपर यह लागू नहीं होगी। वंचन से आशय है बर्खास्तगी, अर्थात राज्य किसी को बर्खास्त कर सकता है उसके नागरिकता से। अब देख लेते हैं भारत के नागरिक को जो मूल अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार, पंद्रह, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 5 आर्टिकल जो हैं वो भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी को नहीं। अब देखते हैं विदेशी नागरिकों के विशेष दर्जे। जिसके अंतर्गत NRI आते हैं, नाम सुना होगा आपने। PIO आते हैं, OCI आते हैं। NRI नॉन रेजिडेंस इंडियंस, गैर प्रवासी भारतीय, अर्थात जो भारत के नागरिक हों लेकिन भारत में निवास न कर रहे हों, लेकिन हैं यह भारत के नागरिक हैं और समस्त मूल अधिकार राज्य द्वारा जो अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार जो भी दिए जा रहे हैं वो NRI को मिलेंगे। जबकि PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति जो हो उसे PIO बोलेंगे। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता। PIO और OCI को सभी नागरिकता संबंधी अधिकार नहीं मिलेंगे, अर्थात उन्हें किसी संवैधानिक पद पर स्थापित होने का अधिकार नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पद जो जैसे राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री का पद उन्हें नहीं मिलेगा, जबकि NRI को मिल सकता है। NRI को ये सभी अधिकार मिलेंगे, जबकि PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को ये दोनों अधिकार नहीं मिलेंगे। उसके बाद समझते हैं NRC, NPR। NRC जो कि 1971 के बाद अस्तित्व में आया जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। उसके बाद
जो वहाँ की परिस्थितियों के कारण, बांग्लादेश की परिस्थितियों के कारण जो प्रवासी असम में प्रवेश कर गए थे अवैध तरीके से, 1971 में अवैध तरीके से जो गैर प्रवासी भारत में प्रवेश कर गए थे, वो भी असम राज्य के अंतर्गत, उनके लिए एनआरसी है, जिसके तहत असम के जो नागरिक हैं वो तो अल्पसंख्यक हो गए हैं, मूल नागरिक जो हैं, जबकि जो प्रवास करके आए थे बांग्लादेश से वो बहुसंख्यक में हो गए हैं। उनको बाहर करने के लिए एनआरसी रजिस्टर तैयार किया गया है, जबकि एनपीआर पूरे देश में एकल नागरिकता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लागू किया है। यह अभी अधिनियम नहीं बना है, विधेयक के रूप में है। अर्थात विधेयक तब होता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन न हो। अर्थात कोई भी विधेयक जब लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा और अंत में जाता है राष्ट्रपति के पास अधिनियम बनने के लिए। तो ये अभी विधेयक है, अधिनियम नहीं है। तो ये था नागरिकता संबंधी समस्त प्रावधान जिसके बारे में हमें आपसे बात करनी थी। इसके बाद हम मूल अधिकार पढ़ेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।